नमस्कार। शास्त्र का वचन है, सुलक्षणा सुचरिता अपि मंदायुखम पतिम आयुखम प्रकरवंतिम प्रमदाश्च मुदास्पदम। अर्थात शुभ लक्षणों और शुभ गुणों से युक्त कन्या का विवाह अगर भाग्य से हीन और आयु से हीन व्यक्ति के साथ भी कर दिया जाए तो उसके सद्गुणों के कारण वर जो है वो अच्छी आयु को और अच्छे भाग्य को पाने वाला हो जाता है। इसलिए कन्या की जो जन्म पत्री है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं विवाह भंग के योगों के बारे में, जिसके दो मायने हैं। पहला है अलगाव होना, वियोग हो जाना या डिवोर्स हो जाना। दूसरा है मृत्यु हो जाना। इस संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल पूछा है कि दो शादी के योगों पे हमने एक वीडियो बनाया था, तो विवाह भंग या विवाह में विधुर योग या वैधव्य योग जो होते हैं उनके संदर्भ में बताइए। तो यहाँ अगर उसके बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ी चर्चा छिड़ जाएगी, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि अगर आप ज्योतिष करते हैं तो वृहद जातक नाम का एक शास्त्र है हमारे यहाँ पर, और उसको आप खरीद लीजिए। उसके अंदर जो है आपको ये सारे योग मिल जाएंगे। लेकिन कुछ योगों के संदर्भ में आज बात करते हैं। शास्त्र का एक वचन है कि जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने कहा था सबसे ज्यादा बलवता जो है वो लगन, सूर्य लगन और चंद्र लगन, इनके ऊपर सारी की सारी कुंडली का दारोमदार जो है होता है। और हमने पंचांग की भी बात की थी। तो लगन के समकालीन ही चंद्र लगन और सूर्य लगन भी अपना महत्व रखते हैं। इसी को सुदर्शन चक्र पद्धति भी कहा गया। तो यहाँ सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी जी की कुंडली ली गई है, और दोनों कुंडलियों की खास बात यह है कि दोनों के जीवन में जो है वो विधुर योग जो है, वैधव्य योग जो है इनके साथ घटित हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो विधुर या जो वैधव्य योग हैं उसके कुछ नियम हैं जो इस कुंडली में लागू होते हैं। उससे पहले मैं एक सिद्धांत समझाना चाहता हूं। ये बात रखिए कि एक हमारे यहाँ पर शास्त्र है, उसका नाम है होरा जातक। इसी को होरा रतन भी कहते हैं। ये दो नामों से किताब मिलती है हमारे एक। इस शास्त्र में एक नियम है कि किसी भी भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह हो और अपने भाव से यदि वो सप्तम भाव में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में वह अपने भाव का फल दे करके उस फल को छीन लिया करता है। अगर उस भाव के जो फल हैं वो अन्य प्रकार से भी अशुभ फल देने वाले अगर नजर आते हैं तो ये नियम संपूर्ण रूप से घटित हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे यहाँ पाप ग्रह हैं सूर्य, मंगल और शनि। राहु केतु की तो कोई राशि होती नहीं है। अगर सूर्य अगर सिंह राशि से 7वीं राशि यानी कुंभ में बैठ जाए, मंगल अगर 1 नंबर राशि से अगर वो 7 नंबर में बैठ जाए, और शनि यदि 10 नंबर राशि से अगर वो कर्क में बैठ जाए, या 11 नंबर राशि से वो 5 में बैठ जाए, और मंगल भी 8 नंबर राशि भी है उसके बाद, तो 2 नंबर में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो सूर्य मंगल शनि है अपने भाव से सप्तम भाव में बैठे होंगे इन राशियों में। ऐसी स्थिति में अपने भाव का फल दे करके उसे छीनने की ताकत भी रखते हैं। और ये दोनों योग इन कुंडलियों में लागू होते हैं। और ये लगने के साथ में अन्य योग भी हैं जो विवाहित जीवन को नष्ट करने के बारे में हमें बताते हैं। तो यहाँ देखें तो 7वें भाव का स्वामी है शनि, और वह अपने से सप्तम भाव में बैठ गया रेट्रोग्रेड होकर के, और 7वीं दृष्टि से अपने भाव को देखता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विवाह का सुख प्रदान होगा, मिलेगा, और बाद में छीन लिया जा सकता है। तो इसको और कंफर्म कैसे करें? विचार करेंगे चंद्र कुंडली से। अगर चंद्र कुंडली से भी अगर हम देखें, अगर चंद्र कुंडली से भी अगर हम देखते हैं तो लगन मिथुन बन जाएगा, 7वें भाव में फिर मंगल आ गया। तो ये क्या हुआ कि 2 नियम लागू हो गए। पहला नियम हो गया कि सप्तमेश अपने भाव से सप्तम में स्थित होकर अपने भाव को देखता है। तो ये एक नेगेटिव योग हो गया कि सप्तम भाव का फल प्राप्त होगा और सप्तम भाव को नष्ट कर सकता है।
दूसरा नियम है एक और, चंद्रमा यदि पाप ग्रहों के मध्य में हो या अथवा कह सकते हैं चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें भाव में पाप प्रभाव हो, प्रभाव का मतलब पाप ग्रह स्थित हो या पाप ग्रह उन भावों को देखते हो, तो ऐसी स्थिति में भी उस भाव का फल नष्ट हो जाता है। तो चंद्र कुंडली से अगर हम देखते हैं तो यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 छठे भाव में केतु और सूर्य बैठे, यानी कि छठे भाव में चंद्रमा से केतु और सूर्य बैठे, सप्तम के अंदर मंगल बैठा है और अष्टम भाव पे फिर शनि की दृष्टि आ रही है। तो ये पूरा का पूरा प्रभाव जो है वो चंद्र कुंडली से लागू हो रहा है, जो कि विवाहित जीवन को नष्ट करने की ताकत रखता है। ये पराशरी पद्धति के नियम हैं हमारे यहाँ पर। अब एक और नियम है जिसको हम बोलते हैं जेमिनी पद्धति। किसी भी नियम को अगर हम लगाते हैं तो उसको दो नियमों के आधार पे, दो पद्धतियों के आधार पे जो है आप चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक उपपद होता है, उपपद निकालने का एक ही नियम है कि जो 12th लॉर्ड होता है हमारा, उसके स्वामी को देखो अपने भाव से कितनी दूर बैठा है, उतने ही भाव दूर उपपद लगन होगा। और उपपद जो लगन है उसके अगर जो उपपद लगन है उसमें 3 या 6 राशि आ जाए, या उससे सेकंड हाउस में 3 या 6 नंबर राशि आ जाए, यहाँ वहां पर राहु का या शनि का अगर कोई संबंध हो या द्वितीय भाव का स्वामी नीच राशि में हो, तो ऐसे में विवाह टूटने का और कई बार 2 शादियों की संभावना भी बनती है। तो यहां पर हम देखें तो द्वादश भाव का स्वामी बुध बनता है, 1 2 3 4 5 6 अपने से 6th हाउस में बैठा है। तो यहां से देखें 1 2 3 4 5 6, यानी कि उपपद जो है ये वाला भाव बन गया, मेष राशि यहां आ गई। यहां पर दूसरे भाव में देखें तो राहु बैठा है, जो कि विवाह को खंडित करने की ताकत रखता है। और इसमें शनि की दृष्टि भी है। शनि की दृष्टि क्या है? जेमिनी मत में जो भी ग्रह चर राशि में बैठे होंगे वो अपने से अगली जो स्थिर राशि है उसको छोड़ के सभी स्थिर राशियों को देखते हैं, और सभी ग्रह जो स्थिर राशियों में बैठे होंगे वो अपने से पिछली चर राशि को छोड़ के अन्य चर राशियों को देखेंगे, और 10 स्वभाव राशियां परस्पर एक दूसरे को देखती हैं। तो शनि जो है वो चर राशि में बैठा है, अपने से अगली स्थिर राशि को छोड़ देगा, इसको नहीं देखेगा, लेकिन आगे की चर राशि यानी चतुर्थ भाव पे उसकी दृष्टि है। सप्तम भाव स्थिर राशियों की बात करें तो स्थिर राशियों में उसकी वृश्चिक राशि पे दृष्टि है, अष्टम भाव पे दृष्टि है और 11th हाउस में दृष्टि है, जो उपपद से दूसरा भाव है जहां शनि और राहु का संबंध बन गया। तो इसका मतलब पति से वियोग की बात कर सकते हैं। तो ये 2 नियमों के आधार पर आप किसी भी कुंडली में प्रेडिक्शन दे सकते हैं। दूसरी कुंडली है इंदिरा गांधी की, वो भी इन्हीं नियमों को देखेंगे हम। यहां पर भी सप्तमेश जो है वो शनि बनता है और 7वीं दृष्टि से अपने भाव को देखता है। तो ये वाला पहला नियम लागू होता है, किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से सप्तम में स्थित होकर अपने भाव को देखता हो तो उस भाव का फल देकर के उसे छीन लेता है। तो यहाँ विवाहित जीवन का विचार है सप्तम भाव से, तो ये फल देकर के छीन लेगा। पहला नियम हमारा लागू होता है। दूसरा नियम है चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा से पाप ग्रहों, चंद्रमा यदि पाप ग्रहों के मध्य में हो, तो यहाँ भी चंद्रमा पाप ग्रहों के मध्य में था। अगर देखें सोनिया गांधी के, तो यहाँ पर राहु, यहाँ पर शनि है। ये पाप कर्तृ योग नहीं है, ये पाप ग्रहों के मध्य में, क्योंकि दूसरे भाव में बैठा हुआ पाप ग्रह वक्री होना चाहिए और द्वादश में बैठा हुआ मार्गी होना चाहिए, तभी पाप कर्तृ योग बनता है। तो यहाँ पर पहला नियम लगा। दूसरा, चंद्रमा से अगर देखें तो छठे भाव में केतु है, 7वें में शनि और 8वें में मंगल है। तो चंद्रमा से 6 7 8 भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव है। दूसरा नियम भी हमारा लग गया। तीसरा नियम और है जो उपपद से हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर 12th लॉर्ड इनकी कुंडली में भी जो है वो अपने से 6th हाउस में बैठा है और यहाँ से छठा स्थान फिर ये बन गया, तो उपपद यहाँ पर बना। इससे सेकंड हाउस में देखें तो यहाँ बृहस्पति बैठा है रेट्रोग्रेड होके, जो कि अच्छा है, लेकिन इस पे भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की जो दृष्टि है वो इस भाव को नष्ट करने की ताकत रखती है। एक ग्रह भी, क्योंकि जब और जो नियम लागू हो रहे हो और वहां पर अगर थोड़ा सा भी प्रभाव हो तो वो दिक्कत करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार से इसका विचार हम कर सकते हैं। दूसरी बात एक और भी है यहाँ पर, वो ये है कि जिन भी स्त्रियों का
फीमेल की कुंडलियों में यदि चंद्रमा पाप कर्तृ योग में या पाप मध्यत्व में हो तो या तो स्वयं को या उसके हस्बैंड को कहीं न कहीं परेशानी उठानी पड़ती है, जीवन हानि होने का भय जरूर रहता है। तो ऐसे में चंद्रमा जब भी पाप ग्रहों के मध्य में हो या पाप कर्तृ योग में होने पर ये फल ज्यादा और अशुभ रूप से घटित होता है। तो इस प्रकार से हम इन नियमों को देख सकते हैं। वैसे नियम बहुत सारे हैं कि 18वें वर्ष में, 13वें वर्ष में, 12वें या 19वें वर्ष में विवाहित जीवन खत्म होता है, वो उनके कुछ नियम होते हैं, उनको आप शास्त्रों से पढ़ सकते हैं और उस बारे में भी कुछ कुंडलियां आगे लेकर के और बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।